हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज का हमारे चैप्टर का नाम है संसद। ये सेकंड यूनिट, सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन है। सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन है और यूनिट का नाम है भारत में शासन। भारत में शासन इस यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ से बहुत सीधे सिंपल सवाल आते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है। इसमें शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो हमें ऑरली नहीं पता हो या जिससे हमने कभी व्यवहार में नहीं सुना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हमने पढ़ी, जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित अधिनियम देख लें, सांप्रदायिक से संबंधित अधिनियम देख लें, लेकिन यहाँ संसद बहुत बार हमने सुना है, प्रधानमंत्री जी को सुना है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 10th में डिटेल से पढ़ा था, 11th में डिटेल से पढ़ा और अब 12th में उसका रिपीटेशन हो रहा है। अंतर क्या है? 10th में हमने बहुत बारीकी से बहुत छोटा रूप देखा था, 11th में उसका बड़ा रूप और 12th में विस्तृत रूप हम लोग देखने वाले हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हमने 10th में पढ़ा था। एक बॉर्डर लाइन जो होती है, या यूं कहें बहुत ज्यादा डीपली ना जाकर एक बहुत ऊपर से ही हल्का हमें सिलेबस में दिया गया था। लेकिन अब जब हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो इसकी डिटेल वाइज बहुत अच्छे तरीके से हर बिंदुवार हमारे सिलेबस में इसको जोड़ा गया है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा। हम जानते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होती है? सरकार होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सरकार का क्या होता है? चुनाव होता है। और आप जानते हैं सरकार ही दो प्रकार के कार्य करती है। एक तो वो जिसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका निर्देशित करती है, और एक डेली रूटीन वाले कार्य है, जैसे आज का काम आज करना है, कल का काम कल के लिए क्या करना है। ये सारे काम भी कौन करती है? सरकार ही करती है। सरकार के 3 अंग हैं, ये आपको याद रखना है। व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा इसमें न्यायपालिका। सवाल पूछा जाएगा सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अब इसमें हम व्यवस्थापिका को और क्या क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका को हम संसद भी कह सकते हैं। एक प्रकार से संसद का ही दूसरा नाम क्या है? व्यवस्थापिका भी है। इसे ही हम विधायिका भी कह सकते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? पीएम और उनके मंत्री परिषद, पीएम और उनका मंत्री परिषद। और दूसरे कौन से आते हैं? राष्ट्रपति महोदय आते हैं। और न्यायपालिका हम जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी की अदालत है। यहां से 2-3 सवाल हमारे पास आ गए। सरकार क्या है? नियम कानूनों के आदेश, व्यवस्थापिका या संसद के आदेशानुसार शासन का संचालन करने वाली व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार पूछा जाएगा मुझे ऐसा लगता भी नहीं, क्योंकि सरकार से संबंधित कोई सवाल हमारे यहाँ नहीं आता है। हमें सवाल यहाँ से शुरू होते हैं, सरकार के अंग कितने हैं? पहला अंग कौन सा? व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। सरकार की परिभाषा मैंने आपको बता दी, सरकार क्या होता है ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका को हम और क्या कह सकते हैं? विधायिका और संसद भी कह सकते हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्या चीज है। हमने सब कुछ पढ़ा लेकिन ये ही नहीं पता कि वास्तव में वो है क्या। व्यवहार, इस टॉपिक को, भारत के शासन को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ये थ्योरिकल ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकली इसको महसूस नहीं करोगे कि हाँ ये एक स्ट्रक्चर माइंड में नहीं बनेगा, तब तक इसके सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते।
व्यवस्थापिका सबसे बड़ा रूप, संसद इसे हम कहते हैं, दिल्ली में स्थापित है, आपको ये ध्यान रखना है। राज्यों में अलग से होगी, उसकी अलग बात करेंगे हम केंद्र सरकार की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका में पहली कार्यपालिका राष्ट्रपति महोदय की होती है, जिसे हम संवैधानिक कार्यपालिका भी कहते हैं, और इसे हम नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं। दूसरी प्रमुख कार्यपालिका या यूं कहें वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। तो कार्यपालिका के कितने रूप हो गए? दो रूप। पहला रूप कौन सा? राष्ट्रपति वाला, इसके भी दो नाम हैं, नाम मात्र की और संवैधानिक कार्यपालिका। फिर दूसरी कार्यपालिका कौन सी है? प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिपरिषद की, उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका का फैक्टर हमारे यहाँ है ही है। सवाल आपसे क्या पूछा गया? अब हम जानते हैं संसद के बारे में, क्योंकि संसद शासन की धुरी है और संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। यहां से हर लाइन सवाल आपको उठ के बन सकती है, कहीं से कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कानून का निर्माण करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। सीधा पूछा जाता है संसद का सबसे प्रमुख कार्य लिखें, तो क्या है? कानून का निर्माण करना। अब संसद के अन्य नाम, कौन कौन से देशों में संसद को क्या क्या कहा जाता है? आप जानते हैं संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित है। ब्रिटेन की संसद को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ये सवाल बोर्ड ने पूछा था। जापान की संसद को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? डाइट कहा गया है। इनमें से और भी कोई सा पूछा जा सकता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। जर्मनी की बुंडेस्टाग, अफगानिस्तान की सूरा, इराक की मजलिस कहा गया है। जापान पूछा गया है, तो आगे पीछे भी कुछ पूछा जा सकता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं है, अमेरिका की संसद का नाम है। पार्टी वहां सिर्फ दो ही हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। ये पार्टियां वहां पर हैं। हमारी तरह वहां दो सदन भी हैं। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस कहा गया है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें हमारा अगला सवाल बनता है संसद की पृष्ठभूमि, यानी कि संसद कैसे पहुंची या संसद का इतिहास। सवाल हमसे आ सकता है, संसद की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए, संसद के बैकग्राउंड को स्पष्ट कीजिए, संसद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए, संसद बनने तक का इतिहास स्पष्ट कीजिए। बहुत काम का सवाल है और थोड़ा सा प्रेशराइज सवाल भी है। सारे आंकड़े हैं, हर लाइन सवाल बनती है। कंपटीशन की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये याद रखना है। जब आप अगली साल टीचर के लिए, पीटीटी के लिए जब एग्जाम देंगे, यहाँ से जरूर एक दो सवाल आपको नजर आते हैं। ऐसा शायद ही कोई कंपटीशन होगा 12th के बाद का, पटवारी, पुलिस, चाहे कैसा भी कंपटीशन हो, यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। तो आपके एग्जाम में भी यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत डिटेल से ये दे रखा है। पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में जब ऋग्वेद को हम पढ़ते हैं, तो वहां संसद से संबंधित दो संस्थाएं हमें मिलती हैं, पहली सभा और समिति। तो सबसे पहला सवाल क्या बना? प्राचीन इतिहास में कौन सी जगह संसद का उल्लेख नजर आता है? तो कौन सी जगह आता है? ऋग्वेद में हमें संसद के बारे में उल्लेख मिलता है। पहला सवाल यह कंप्लीट। दूसरा सवाल बनता है, ऋग्वेद में संसद से संबंधित कौन सी दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है? सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। या यूं आ सकता है, सर्वप्रथम संसद का उल्लेख किन संस्थाओं के माध्यम से या
कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, तो रेगुलेट में। कौन सी संस्थाओं में मिलता है, तो सभा और समिति में मिलता है। ये यूं आ सकता है, सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का उल्लेख कौन सी संस्थाओं से मिलता है, तब भी यही आएगा। आधुनिक संसद की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, आपको ये याद रखना है। वर्तमान जो पार्लियामेंट सिस्टम हम देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंडीशंस जो हम देख रहे हैं, उनका जो बेस फाउंडेशन जो था, नींव थी, वो कहां से है, सभा और समिति से ही मानी जाती है। अब यहाँ एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और आ गया। समिति में कौन थे, युवा वर्ग के लोग थे, और सभा में कौन थे, बुजुर्ग वरिष्ठ लोग थे। इसमें से एक आप याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाना है। वरिष्ठ कौन है, जो एज में क्या है, ज्यादा है, अनुभवी लोग हैं। और ये कहाँ आते हैं, राज्यसभा में हमारे आते हैं, हम जानते हैं। तो सभा का संबंध किससे रखा गया था, राज्यसभा जैसा रखा गया था, और समिति का किसमें रखा गया था, लोकसभा जैसा रखा गया था। अब हमारा जो 1933 से लेकर आजादी तक का इतिहास रहा है, उसमें भी बहुत बार डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया गया। इसमें 1892 का उल्लेख आता है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन अपने दूर करना है। हम जब भी केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो वो भारत की सबसे बड़ी ही चीज है, क्योंकि जो मेन मॉनिटर था, मेन प्रशासन था, वो तो अंग्रेजों के अधीन था। उनके अधीन ही सत्ता की बात हम कर रहे हैं। फिर से समझिए, 1947 के बाद का इतिहास हमारे केंद्र में आया है। संसद हमारी बनी कब है, आजादी के बाद। उससे पहले तो जो संसद थी, जो सेंट्रलाइजेशन पावर था, सेंटर जो गवर्नमेंट थी, वो अंग्रेजों के अधीन थी। तो हम विधान परिषद, विधानसभा यानी कि उनके अधीन शासन की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मेन शासन तो किनके पास था, अंग्रेजों के पास था। तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्या रखी गई, 16 रखी गई 1892 के अंदर। और फिर 4 सदस्य इसमें अप्रत्याशित निर्वाचन की बात कही गई। यहां से ये लगने लगा डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लेकिन आप जानते ही हैं कितना हुआ, किस प्रकार के काम हुए। 1909 में अधिकतम सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। सवाल आ सकता है कि कौन से अधिनियम में विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 60 की गई, तो 1909 वाले में की गई। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, आपने 11th में भी बहुत बार पढ़ा था। यहाँ फिर से ये आ रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि धर्म आधारित निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुई, तो ये है 1909 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909। ये हम जानते ही हैं कि ये अधिनियम क्यों लाए जाते थे, ताकि भारत में शासन करने के लिए नियमों में यदि कोई बदलाव लाना है तो ये इनके माध्यम से लाते थे। 1909, 1919, 1935, 1892, 1833 और उससे भी पहले, ये सारी बातें हम जानते हैं। 1909 में 2 चीजें हुई, एक तो विधान परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या 16 थी, उसे बढ़ाकर क्या कर दिया, 60 कर दिया गया। और दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या कर दी, शुरू कर दी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है, धर्म आधारित है। तीसरी बात देखें तो केंद्रीय स्तर पर 2 सदस्य विधान परिषद लागू किया गया। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो केवल विधान परिषद था, उसमें क्या जोड़ दिया गया है, विधानसभा भी जोड़ दिया गया है। 2 सदनीय व्यवस्था यहां पर लागू हुई 1919 में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 19 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय स्तर पर 2 सदनीय व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई, तो 1919 में। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 1919 भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर कितनी व्यवस्थाएं की गई थी, 2 सदनीय व्यवस्थाएं की गई थी। 2 सदन कौन कौन से थे, राज्य परिषद था और विधान परिषद। फिर 1935 में 15% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। हम ये भी जानते हैं
यदि पूरे लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाता तो भारत क्या हो जाता, आजाद ही हो जाता। शायद ही कोई भारत का नागरिक होगा जो ब्रिटिश शासन को चाहता होगा। 15% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया ताकि दिखाया जा सके कि अंग्रेज कितने लोकतांत्रिक हैं। यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो वोटिंग सिस्टम था ये संपत्ति के और व्यवसाय के आधार पर था। इसमें भी एक बहुत बड़ी चाल थी कि जो पावरफुल लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, व्यापार करते थे, बड़े लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी कि यदि हमारे इनमें से कोई खिलाफ जाता है, हमारी विचारधारा के विरुद्ध जाता है, अंग्रेजों का ऐसा मानना था, उसकी संपत्ति हड़प की जा सकती है, व्यापार ठप किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत सारे ऑप्शन अंग्रेजों के पास इनके खिलाफ बचते थे। एक गरीब आम आदमी का अंग्रेज क्या बिगाड़ सकते थे, जेल में डाल सकते थे, मार सकते थे, तो उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ एक प्रकार से प्रेशराइज काम वो कर सकते थे, एक प्रकार से वोटों को सीधा प्रभावित भी कर सकते थे। अंग्रेजों का ये मानना था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके पास विवेक भी है, इसीलिए आसानी से इन्हें ही मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, बाकी को नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, संसद की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, कहां से शुरुआत हुई ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में सबसे पहले संसद के साक्ष्य हमें मिलते हैं किन दो संस्थाओं के रूप में, सभा और समिति के रूप में। और आधुनिक संसद की शुरुआत भी कहां से मानी जाती है, इन्हीं से दो संस्थाओं से मानी जाती है। समिति हमने किसके बराबर माना है, लोकसभा के बराबर। सभा किसके बराबर माना है, राज्यसभा के बराबर माना है। 1892 में विधान परिषद की अधिकतम संख्या 16 की गई थी, जिसमें 4 अप्रत्याशित सदस्य निर्वाचित होंगे। भारत शासन अधिनियम, ये सारे भारत शासन अधिनियम है, चाहे 1892 हो चाहे 1909 हो। भारत शासन अधिनियम 1909 में ये संख्या बढ़ाकर 16 से कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई, 60 कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी कौन से अधिनियम से होती है, 1909 से होती है। केंद्रीय स्तर पर 2 सदनीय व्यवस्था, आपको ध्यान रखना है, 2 अलग अलग सवाल है। प्रांतीय स्तर पर तो 35 में आई और केंद्रीय स्तर पर 19 में आई, तो ये आपको शासन ध्यान रखना है, द्वैध शासन भी इसे कहा गया था। केंद्रीय स्तर पर राज्य परिषद और विधान परिषद का गठन किया गया 1919 में, और 35 में 15% से लोगों को क्या दिया गया, ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, जिसका बेस क्या था, संपत्ति या व्यवसाय का क्या था, बेस था। यहां पर आपको ध्यान रखना है 1935 में ये जो द्वैध शासन है वो प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था। केंद्र में कब आया, 1919 में। प्रांतों में कब आया, 1935 में आया। यहां से हमारी संसद होती है शुरू। इसमें हम आगे देखते हैं संसद का गठन। तो सीधा सवाल हमसे पूछा जाता है, संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है। अब हम संसद के 2 सदन की बात करेंगे और 3 अंगों की बात करेंगे। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या कहलाते हैं, संसद कहलाते हैं। लेकिन इसके 2 सदन हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राष्ट्रपति आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम इसे पढ़ेंगे भी नहीं। राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, 80 में किया गया है। और लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, 81 में किया गया है। तो यहां से 3 सवाल आपके पास बन गए। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 79 अनुच्छेद किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है। फिर क्या आता है, राज्यसभा, 80 में इसका उल्लेख है कि भारत में राज्यसभा होगी। 79 क्या कहता है कि भारत में
एक संसद होगी जिसके कितने सदन होंगे, 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। 80 क्या कहता है कि भारत में एक राज्यसभा होगी। 81 क्या कहता है, लोकसभा के बारे में कहता है। यहां से भी एक बहुत जबरदस्त सवाल हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्यादातर संसद के बारे में ही पूछा जाता है। तो 79 तो आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। आपसे पूछा जाएगा भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, तो कौन से में है, 79 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 79 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है। चाहे सवाल कैसा भी हो, घूम फिर के कैसे भी आ सकता है।